हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ने आज का टारगेट अपना कंप्लीट कर लिया होगा। तो फिर चलते हैं हम अपने रिवीजन की तरफ। तो आज हम अपना न्यू चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये टर्म देखें बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उसको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। फिर दूसरा टर्म आता है हमारा मेटाबॉलिज्म। ये क्या होता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिएक्शंस होते हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। फिर तीसरा टर्म है हमारा बायोकेमिस्ट्री। तो ये सारे रिएक्शंस के बारे में पढ़ना और बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना ही बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। उसके बाद मैम ने हमें एक एक्सपेरिमेंट पढ़ाया जिसमें कि लिविंग टिश्यू को लिया और उसमें एक एसिड को मिक्स किया। कौन सा एसिड? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ठीक है, उसके बाद जब हमने उसको क्रश किया तो जो लिविंग टिश्यू का कुछ पार्ट जो है वो तो घुल गया उसमें एसिड में, जिसको हमने कह दिया कि ये सॉल्यूबल इन एसिड है। उसके बाद कुछ पार्ट जो थे वो नहीं घुला उसमें एसिड में, जो कि हो गया इनसॉल्युबल इन एसिड। उसके बाद हमने इनका फिल्ट्रेशन किया। तो कुछ पार्ट जो है जो एसिड के साथ नीचे जार में आ गया उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। और जो हमने कॉटन लगाया था या क्लोथ लगाया था उसमें जो कुछ पार्ट रह गए इस लिविंग टिश्यू के, उसको हमने कह दिया रिटेंटेड। ठीक है, रिटेंटेट में क्या है, वो लिविंग टिश्यू के पार्ट जो कि इनसॉल्यूबल इन एसिड थे। ठीक है, और इनको हमने क्या कह दिया, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे जार में एसिड के साथ जो लिविंग टिश्यू आ गए हैं उनको हमने कहा था सॉल्यूबल इन एसिड और उसको हमने कहा बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। अब हम बात करें बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स की, तो ये सॉल्यूबल इन एसिड होता है। इसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इसका मॉलिक्यूलर वेट हमेशा लेस देन 1000 डेल्टन होगा, या तो 8 to 800 डेल्टन या फिर 18 to 800 डेल्टन। और इसका एग्जाम्पल देखें तो सिंपल शुगर, अमाइनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। अब हम बात करें बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की, तो ये इनसॉल्यूबल इन एसिड होता है। इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इसका मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 1000 डेल्टन होता है। और इसमें कैसे, मतलब कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स शुगर हो गया, प्रोटीन्स हो गया, या फिर न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ एक एक्सपेरिमेंट है लिपिड पे। ठीक है, लिपिड में क्या हुआ, इसमें भी ऐसे ही हमने इसको क्रश किया, एसिड को ऐड किया। तो इसको जब हमने फिल्ट्रेट किया तो इसमें रिटेंटेट बचा, यानी कि जब वो एसिड के साथ डिज़ोल्व होके वो नीचे नहीं आया जार में। ठीक है, यानी कि ये इनसॉल्यूबल इन एसिड है। तो इस हिसाब से तो इसको हमें बायो मैक्रोमोलिक्यूल कहना चाहिए। लेकिन जब इसका वेट किया गया तो ये इसका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डेल्टन था। तो अब इस हिसाब से इसको बायो माइक्रोमोलिक्यूल कहना चाहिए। लेकिन इसी वजह से इसके लिए एक स्टेटमेंट है कि लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल। अब हम बात करें सेल के कंपोनेंट्स की, तो टोटल 6 कंपोनेंट्स हैं, वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड आयंस। ठीक है, अब वाटर के परसेंटेज देखिए सेल में, तो वो 70 to 90% प्रेजेंट होता है। प्रोटीन 10 to 15, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, आयंस 1% एंड न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%। हम बात करें ऐश एनालिसिस की, तो इसमें हमने एक लिविंग टिश्यू लिया और उसके बाद हमने उसका वेट किया। फिर हमने उसको ड्राई करके वेट लिया उसका, और फिर हमने उसको बर्न कर दिया। तो बर्न जब किया हमने तो दो चीज़ें आई, एक तो ऐश और दूसरा कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन कंपाउंड में हमारा आया वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एवापोरेट कर गया और बचा हमारे पास सिर्फ ऐशेस। और ऐश जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, अब लिविंग टिश्यू में इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या क्या हैं, तो टोटल 6 हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर एंड कंपाउंड्स। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम जो है वो नर्व इम्पल्स में काम आते हैं। उसके बाद कैल्शियम जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। उसके बाद हमारा वाटर है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मैग्नीशियम है वो एंजाइम्स एक्टिविटी में काम आता है। और कंपाउंड्स जो हैं वो सॉल्ट वाटर बैलेंस करते हैं और पीएच वैल्यू हमारे बॉडी में बैलेंस करते हैं।
उसके बाद है हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो सबसे पहले हम ये टर्म देखें मेटाबोलाइट, तो ये होता क्या है, वो मॉलिक्यूल्स जो कि पार्टिसिपेट करें मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, अब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की बात करें तो वो मॉलिक्यूल्स जो कि बहुत एसेंशियल हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए और इनके बिना वो सरवाइव नहीं कर सकता। फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है वो उतना यूज़फुल नहीं होता और उसके बिना वो सरवाइव भी कर सकता है ऑर्गेनिज्म। अब हम आ जाए दूसरे लेक्चर पर, तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, इसका मतलब हम कार्बन और वाटर की बात कर रहे हैं। इसमें दो कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीऑक्सी एल्डोसिस जिसमें कि एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है और जिसका एग्जाम्पल है ग्लिसरल्डिहाइड। उसके बाद है हमारा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोसिस जिसमें कि कीटोन प्रेजेंट होता है और जिसका एग्जाम्पल है फ्रक्टोस। हमारा एक टर्म आता है कार्बोनिल कार्बन, ये जो है ये एल्डिहाइड या कीटोन में प्रेजेंट होता है और ये फर्स्ट कार्बन होता है। अब हम आ जाए टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट की, तो इसमें 3 टाइप होता है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड जो है वो सिंगल शुगर होता है, ओलिगोसेक्राइड में फ्यू शुगर होते हैं 2 to 9 और पॉलीसेक्राइड जो है उसमें बहुत सारे शुगर प्रेजेंट होते हैं। अब हम पहले ओलिगोसेक्राइड को देख लें, तो इसमें 2 शुगर प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं डाइसेक्राइड और उसका एग्जाम्पल है लैक्टोस। उसके बाद हम आ जाए मोनोसेक्राइड में, तो इसमें होता है ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस एंड हेक्सोस। ट्रायोस क्या है, तो ये 3 कार्बन शुगर है जिसका एग्जाम्पल है ग्लिसरल्डिहाइड। फिर टेट्रोस है, ये 4 कार्बन शुगर है जिसका एग्जाम्पल है एरिथ्रोस। इसके बाद है हमारा पेंटोस जो कि 5 कार्बन शुगर है और इसका एग्जाम्पल है राइबोस। और फिर है हमारा हेक्सोस जो कि 6 कार्बन शुगर है और इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज। अब हम आ जाए स्ट्रक्चर ऑफ शुगर में, तो यहाँ हमने 2 स्ट्रक्चर देखा है, एक ग्लूकोज का और एक राइबोस का। ठीक है, ग्लूकोज में 2 स्ट्रक्चर हैं, एक लीनियर एक साइक्लिक। अब लीनियर में अब मैं स्ट्रक्चर ओरली तो नहीं रिवाइज करवा सकती, वो आपको प्रैक्टिस ही करना होगा, लेकिन साइक्लिक में एक बात याद रखने वाली है कि साइक्लिक में 2 होते हैं, एक अल्फा ग्लूकोज होता है और दूसरा बीटा ग्लूकोज होता है। अल्फा ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन में हाइड्रोजन ऊपर होता है और OH नीचे होता है, और बीटा ग्लूकोज में OH ऊपर होता है और हाइड्रोजन नीचे होता है। और सेम यही जो है वो राइबोस में भी होता है। अब इसका स्ट्रक्चर जो है, और इसमें मतलब इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि टेबल्स थे और ये स्ट्रक्चर वगैरह हो गया जो कि मैं ओरली रिवाइज नहीं कर पा रही, तो प्लीज़ आप वो खुद याद करें और प्रैक्टिस करें। अब यहाँ मैम ने 2 और टर्म बोला था, एक डी ग्लूकोज और एक एल ग्लूकोज। डी ग्लूकोज क्या है कि 6 कार्बन चेन में 5th कार्बन के साथ OH अटैच्ड होता है और वो OH राइट साइड में हो। और एल ग्लूकोज में क्या होता है कि 6 कार्बन चेन में 5th कार्बन के साथ OH अटैच्ड होता है जो कि लेफ्ट साइड में हो। अब यहाँ हमारा आज के लेक्चर का रिवीजन ख़त्म होता है। अब कल के टारगेट की हम बात करें तो कल आपको बायोमोलिक्यूल्स का 3rd एंड 4th लेक्चर करके आना है और साथ में फिज़िक्स और केमिस्ट्री का आपका 8th लेक्चर तक कंप्लीट होना चाहिए और साथ में इन चारों लेक्चर्स की DPP और NCERT होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं। अपना ये टारगेट कंप्लीट करके 9 बजे मैं अपना कोशिश करूँगी रिवीजन वीडियो डाल दूँ और आप एक फ़िक्स टाइम कर लीजिए कि आपको इतने बजे ही रिवाइज़ करना है। ठीक है, फिर अल्लाह हाफ़िज़।